हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है रेडियो धारिकता। फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 जिसका नाम है रेडियो धारिकता। इसमें देखिए सबसे पहली हेडिंग है रेडियो एक्टिवता। तो रेडियो एक्टिवता क्या होता है, यहाँ से देखिए सन 1895 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल नाम के वैज्ञानिक थे, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1895 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने बताया कि यूरेनियम तथा उसके लवणों से स्वतः ही किरणें निकलने लगती हैं। क्या बताया? हेनरी और बेकुरल दो वैज्ञानिक थे। हेनरी अलग है और बेकुरल जो है वो एक अलग वैज्ञानिक थे, और दोनों ही फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1895 ईस्वी में बताया कि यूरेनियम तथा उसके लवणों से स्वतः ही किरणें निकलने लगती हैं। इन्हीं किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं तथा इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ये किसने? 1895 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी और बेकुरल ने बताया। तो यहाँ से देखिए, जब यूरेनियम तथा उसके लवणों से स्वतः ही किरणें निकलने लगती हैं तो इन्हीं किरणों को रेडियो एक्टिव कहा गया है, और इस घटना को क्या कहा गया है? रेडियो एक्टिवता कहा गया है। अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्या है? अल्फा कणों के गुण। तो यहाँ से समझेंगे अल्फा कण में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अब देखिए समझेंगे अल्फा कणों के गुण। तो अल्फा कणों के निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला देखिए समझेंगे, अल्फा कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। तो जो अल्फा कण होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। सेकंड नंबर है, अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। मतलब जो अल्फा कण का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होता है। अब यहाँ से देखिए थर्ड नंबर है, अल्फा कणों की आयु में परास समझते हैं यानी फैलाव रेडियो एक्टिव पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अल्फा कणों का जो फैलाव होता है ये तो रेडियो एक्टिव पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ से देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि जब अल्फा कण गैसों में से होकर गुजरते हैं तो गैसों के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब देखिए जिस गैस से होकर अल्फा कण गुजरेगी, जिस गैस से गुजारेंगे अल्फा कण को, उस गैसों के परमाणुओं में से जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 नंबर क्या कह रहा? 5 नंबर, अल्फा कण पदार्थ को भेद सकते हैं। किसी भी मतलब कोई भी पदार्थ हो उसको एक तरफ से दूसरी तरफ छेद करते हुए निकल जाएंगे, तो यानी भेद सकते हैं, परंतु उनकी भेदन क्षमता कम होती है। परंतु इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं कि पदार्थ को भेद सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से क्या दिया गया है कि 6 नंबर, अल्फा कण अभ्रक तथा सोने की पतली फिल्म यानी पतली एकदम पन्नी की तरह अगर अभ्रक तथा सोने की पतली फिल्म बनाएं तो में से गुजरने पर अल्फा कण जब उससे गुजारेंगे अभ्रक या सोने की पतली फिल्म से, तो क्या हो जाता है कि प्रकीर्ण हो जाते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रकीर्ण हो जाते हैं। नंबर 7 देखेंगे, अल्फा कण फोटोग्राफी के प्लेट पर हल्का सा प्रभाव डालते हैं। फोटोग्राफ जो होती है, फोटो कॉपी कराने जाते हैं, वही फोटोग्राफ की प्लेट पर हल्का सा प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ से देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि अल्फा कण शरीर को झुलसा देते हैं अतः अत्यंत हानिकारक होते हैं। देखिए अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण रोकने पर ऊष्मीय प्रभाव दिखाते हैं। अगर अल्फा कण को हम रोकने का प्रयास करें तो क्या करेंगे? वो ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाते हैं। तो गाइस अल्फा कण के गुण जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही तो फिर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए नेक्स्ट बीटा कणों के गुण। तो बीटा कण के जो गुण होते हैं वो निम्न गुण हैं। यहाँ से समझेंगे। नंबर 1,
बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी तीव्रगामी बहुत तेज चलने वाले तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर सेकेंड, बीटा कण का आवेश जो होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बीटा कण का जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। थर्ड नंबर देखिए, बीटा कण का द्रव्यमान जो 9.8 × 10⁻31 kg होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बीटा कण का जो मास होता है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। अब देखिए फोर्थ, बीटा कण प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के वेग से चलता है। यहाँ पर जो बीटा कण है वो देखिए क्या है कि बीटा कण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यहाँ से कह सकते हैं बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के वेग से चलता है। अब देखिए फिर बीटा कण फोटोग्राफी प्लेटों की अपेक्षा अल्फा कण की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। मतलब बीटा कण जो होते हैं फोटोग्राफी प्लेट की अपेक्षा अल्फा कण की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। जो मतलब कि अल्फा कण की अपेक्षा बीटा कण जो होता है अधिक प्रभावित करता है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए गामा किरणों के गुण। तो गामा जो किरण होती है उनके क्या क्या गुण हैं, तो इनके निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, गामा किरणें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती हैं। जो गामा किरण होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो उनको प्रभावित नहीं करती हैं। नंबर सेकेंड है देखिए, गामा किरणें प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के वेग से चलती हैं। तो यानी जो बीटा कण थे वो गामा कण है, ये प्रकाश के वेग के बराबर चलते हैं। लेकिन अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण प्रकाश के वेग से धीमे चलता है, मतलब कि जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की चाल से प्रकाश चलता है उससे भी कम वेग से चलता है अल्फा कण। और बीटा कण और जो ये गामा किरणें हैं वो प्रकाश के वेग के बराबर चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के वेग से चलती हैं। अब देखिए अगला, जो गामा किरणें हैं फोटॉन होती हैं। जो गामा किरण है वो क्या होती हैं, फोटॉन होती हैं। देखिए लास्ट, गामा किरणें पदार्थों द्वारा आवेशित होकर युग उत्पादन की घटना की जन्म देती हैं। देखिए गामा किरणें पदार्थों द्वारा आवेशित होकर युग्म उत्पादन की घटना को जन्म देती है। युग्म उत्पादन मतलब कि जोड़ा उत्पादन, मतलब जहाँ देंगे उत्पाद करेंगे 2। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब देखिए अगला है अर्ध आयु। अर्ध आयु किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय अर्धायु कहलाता है। इसे टी-हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं कितनी इजी डिफिनीशन है, किसी पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय अर्धायु कहलाता है। इसे टी-हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्ध आयु तथा संपूर्ण आयु में संबंध। तो अर्ध आयु तथा संपूर्ण आयु में संबंध जो है, देखिए यहाँ से कैपिटल T = n, स्मॉल n टी-हाफ, जहाँ कैपिटल T क्या है, संपूर्ण आयु है, n क्या है, आयु कालों की संख्या, आयु कालों की संख्या है स्मॉल n, और टी-हाफ क्या है, अर्ध आयु। तो यहाँ से ये देखिए न्यूमेरिकल बेस में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल में दिया रहेगा संपूर्ण आयु, दिया रहेगा आयु कालों की संख्या दी रहेगी, तो यहाँ से अर्धायु पूछ लेगा, या अर्धायु दिया रहेगा तो संपूर्ण आयु पूछ लेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग इस चैप्टर की। देखिए अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। तो अर्धायु टी-हाफ = 0.693/λ। लैम्डा यहाँ पर क्या है, क्षय नियतांक, जहाँ लैम्डा क्षय नियतांक है। तो यहाँ से एक ये फार्मूला बनता है अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। अब देखिए औसत आयु टाउ तथा मध्य आयु। तो यहाँ से टाउ जो है
टाउ इज इक्वल टू 1/λ, यानी इसका मात्रा क्या होगा, मीटर इनवर्स, या फिर इसको समय बोल सकते हैं। अब देखिए 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु अथवा मध्य आयु कहते हैं। ये जो औसत आयु है टाउ तथा मध्य आयु एक ही है, तो ये 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु अथवा मध्य आयु कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे प्रारंभिक मात्रा व शेष मात्रा में संबंध। तो यहाँ से प्रारंभिक मात्रा व शेष मात्रा में संबंध। तो यहाँ से देखिए n जो है कैपिटल N वो क्या है, शेष मात्रा इज इक्वल टू n0 जो दिया गया है प्रारंभिक मात्रा है, वो किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, और हाफ की पावर n। तो जहाँ पर स्मॉल n है आयु कालों की संख्या, स्मॉल n है क्या, आयु कालों की संख्या। यहाँ से जहाँ n शेष मात्रा है, n0 प्रारंभिक मात्रा और स्मॉल n आयु कालों की संख्या है। तो यहाँ से एक ये फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू n0 ब्रैकेट में 1/2 की पावर n। यहाँ से एक ये फार्मूला बनता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।